तो ये 2 क्वेश्चन दिए थे मैंने होमवर्क में। हाँ, तो किसी ने लिखा इनका नाम? यस सर। बताइए सर फर्स्ट का है 2,4 मिथाइल पेंटेन। ठीक है, सेकंड का 2,2 डाई मिथाइल पेंटेन। 2,2 डाइमिथाइल पेंटेन ठीक है। फर्स्ट के अंदर डाई नहीं लगाया? यस सर। फर्स्ट के अंदर डाई आएगा ठीक है। तो नंबरिंग होगी, लॉन्गेस्ट चेन देखेंगे 1 2 3 4 5, ये लॉन्गेस्ट चेन हो गई। इसके अंदर ऑब्वियसली नंबर दोनों को सेम मिल रहे हैं, दोनों मिथाइल ग्रुप्स को, तो यहाँ पे 2 4 डाई मिथाइल पेंटेन हो गया, ये इसका नाम हो गया। उसके बाद इस वाली चेन के अंदर देखेंगे तो लॉन्गेस्ट चेन 1 2 3 4 5 3 and 2 ओके, हर तरीके से यही बनेगी 1 2 3 4 5। इस साइड से नंबरिंग करिए ताकि दोनों मिथाइल्स को कम नंबर मिल जाए ठीक है। तो इनको क्या नंबर मिलेगा 2 2 डाइमिथाइल पेंटेन चलिए इनका नाम हो गया सॉर्टेड। चलते हैं आज की बातें। कुछ रूल्स हो रहे हैं, रूल्स जो है मैंने सारे एक बार में नहीं लिखवाए, जो जो आते जाएंगे वो लिखते जाएंगे और उनके एग्जांपल्स हम नोट कर लेंगे। तो ये हो गया जीओसी लेक्चर 3। अच्छा, व्हाइल राइटिंग लोकेट्स, अगर आप व्हाइल राइटिंग लोकेट्स अगर आपके पास मान लो इनके अंदर, तो आपको जो एग्जांपल्स मैंने दिए उनमें एक ही लोकेंट था, मिथाइल यूज कर रहे थे। अगर आपके मल्टीपल लोकेंट्स हैं, व्हाइल राइटिंग लोकेंट्स we write them in alphabetical order, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे इन स्पाइट ऑफ देयर नंबर, उनका नंबर चाहे कुछ भी हो आप उनको अल्फाबेटिक ऑर्डर में लिखेंगे ठीक है। एंड अल्फाबेटिक मतलब उनका जो फर्स्ट लेटर है उनके नाम का। उसके बाद अगर हमारे पास डाई ट्राई के बारे में मैंने बता दिया, वी यूज डाई ट्राई टेट्रा as prefix if the locants are identical, if locants are identical। कुछ एग्जांपल्स मैं करके बता देता हूँ। एक एग्जांपल फर्स्ट, अगर आपके पास ये चेन है 3 कार्बन की, इसके ऊपर क्लोरीन लगा है और इधर ब्रोमीन लगा है, तो आप नंबरिंग करेंगे इस वाली साइड से ताकि फर्स्ट लेटर ब्रोमीन का बी है तो इसको कम नंबर मिलना चाहिए। अगर आपके लोकेंट्स को यहाँ पे क्लोरीन को 1 मिल सकता था और ब्रोमीन को 1 मिल सकता था, हमने किसे दिया, ब्रोमीन को दिया राइट हैंड साइड से नंबरिंग शुरू करके ठीक है। नंबरिंग हो गई, अब हम क्या लिखेंगे, इनका नेम लिख देंगे। तो लोकेंट्स लिखेंगे 1 ब्रोमो 3 क्लोरो प्रोपेन, ऐसे करके इसका नाम हो जाएगा। उसके बाद अगर मैं साइक्लिक स्ट्रक्चर की बात करूं, साइक्लिक स्ट्रक्चर एक एग्जांपल अगर मैं ये ले रहा हूं, इसके साथ बेटा जो एक ग्रुप्स लगे ये है अल्कोक्सी ग्रुप। अल्कोक्सी ग्रुप, अल्कोक्सी ग्रुप का क्या मतलब, जैसे कि यहाँ पे OCH3 है, इस ग्रुप का नाम क्या हो जाएगा, मिथॉक्सी। मिथॉक्सी नीचे क्या लगा हुआ है OC2H5, इसका नाम हो जाएगा बेटा इथॉक्सी ठीक है। ऐसे करके ये इन लोकेंट्स के नाम हो गए। अब क्या करना है, नंबरिंग करनी है। तो नंबरिंग अगर मैं नीचे से करूंगा तो मुझे इथॉक्सी जिसका नाम ई से शुरू हो रहा है उसे 1 नंबर मिल जाएगा। लॉन्गेस्ट चेन कौन सी है, लॉन्गेस्ट चेन दिख रही है, रिंग है, रिंग के अंदर 6 कार्बन है ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं नंबरिंग करूंगा 1 2 3 4 5 एंड 6, इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा 1 इथॉक्सी 4 मिथॉक्सी, उसके बाद साइक्लो। साइक्लो हम यूज करते हैं जो प्राइमरी
प्रीफिक्स होता है, उसमें बोल रखा था, मैंने लिखवाया था कि साइक्लिक नेचर अगर किसी का होता है तो इससे इंडिकेट किया जाता है। तो अगर किसी में आपकी साइक्लिक पेरेंट चेन है तो आप उसके अंदर साइक्लो यूज करोगे, ठीक है। उसके बाद हेक्स, नहीं, बिल्कुल हेक्सेन हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया, ये एग्जांपल्स क्लियर है। उसके बाद बेटा इफ यू हैव रिंग एंड ओपन चेन स्ट्रक्चर, दोनों चीजें आपके पास, तो आप किसको प्रिंसिपल चेन मानोगे? द प्रिंसिपल चेन जिसके अंदर ज्यादा कार्बन होंगे, द प्रिंसिपल चेन इज द वन विद मोर कार्बन। लेकिन अगर दोनों में बराबर हो जाएंगे विद मोर कार्बन, बट इफ बोथ हैव सेम नंबर ऑफ कार्बन्स देन रिंग इज प्रिफर्ड। तब आप रिंग को पेरेंट चेन मानोगे, देन रिंग इज प्रिफर्ड। ओके, अगर यहाँ पे एक एग्जांपल देखें इसका, आपके पास ऐसी एक रिंग है, इसके ऊपर 1 2 3 ये 3 लोग लगे हुए हैं, तो यहाँ पे आपके ओपन चेन के अंदर भी 3 कार्बन है, तो या तो आप इसको एक चेन मान सकते हो या इसको मान सकते हो। दोनों में अगर 3 3 कार्बन है तो हम रिंग को प्रीफर करेंगे, रिंग को पेरेंट चेन मानेंगे। और इसके साथ जो ओपन चेन लगी हुई है इसको क्या करेंगे, एक लोकेंट कंसिडर कर लेंगे, सब्स्टिट्यूएंट। तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज, इसको नंबर यहाँ से शुरू करेंगे ताकि लोकेंट को 1 मिले। इस ग्रुप का क्या नाम हो जाएगा, बताइए क्या है, प्रोपाइल, ठीक है। प्रोपाइल है ये ग्रुप, तो 1 पे क्या लगा हुआ है, 1 one प्रोपाइल propyl. साइक्लो प्रोपेन, ठीक है। Yes, sir. ओके, और कई बार जब आपका ऑब्वियस होता है कि ये 1 पे ही होगा, क्योंकि 1 से ही हम नंबरिंग शुरू कर सकते हैं। अगर मेरे पास एक प्रोपाइल ही ग्रुप लगा है किसी रिंग के ऊपर, तो मुझे पता है कि मैंने नंबरिंग 1 से ही शुरू की होगी, तो हम इसको ओमिट भी कर सकते हैं। इसका नाम सिर्फ प्रोपाइल साइक्लोप्रोपेन भी बोला जा सकता है। तो ऑप्शंस के अंदर आपको पेपर में ये चीज भी मिल सकती है। ये हो गया। उसके बाद अगर आपको ऐसे कोई स्ट्रक्चर दे रखा है, ये हो गया, ठीक है। तो ये जो ग्रुप है बेटा, आप जो है इस वाले ग्रुप को कंसिडर करो, ये क्या है, ये, और यहाँ पे इसकी एक वैलेंसी है, ये आएगा बेटा साइक्लो ब्यूटेन था, उसके अंदर से आपने एक एच रिड्यूस किया -1 H, तो ये वैकेंसी बनती है, दिस ग्रुप इज साइक्लो ब्यूटाइल, ठीक है। इसके साथ आप इसको ना पेरेंट चेन यहाँ पे मान लो 1 2 3 4, इसके साथ क्या लगा हुआ है, इसके साथ सर एक ये ग्रुप लगा हुआ है, इस ग्रुप को क्या बोलेंगे, साइक्लो ब्यूटाइल। तो ये क्या हो जाएगा, साइक्लो ब्यूटाइल साइक्लो ब्यूटेन, साइक्लो ब्यूटेन, ठीक है। ओके, आफ्टर दिस अब क्या करना है, एक चीज होती है कंपाउंड्स कंटेन कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट क्या होता है, अगर आप मान लीजिए आपकी कोई पेरेंट चेन है, पेरेंट चेन के साथ यहाँ पे एक लोकेंट लगा हुआ है सी सी एंड सी एल, तो ये जो ग्रुप बनेगा इसके अंदर आपको इसकी नेमिंग करनी पड़ेगी, इसकी नेमिंग करनी पड़ेगी। इसकी नेमिंग क्या होगी, आप यहाँ पे इसके साथ एक एच मान दो, मान लीजिए ये चीज है, यहाँ पे ये एच है और ये सी एल, तो आप इसको इसकी नेमिंग करो। लास्ट में क्या करेंगे, एक एच हटाए, उसी से ही पेरेंट चेन से जुड़ा हुआ, तो फिर लास्ट में उसके पीछे वाई लगा देंगे और अल्काइल टाइप ग्रुप बना देंगे, ठीक है। यहाँ पे इसकी नंबरिंग करोगे, इसकी नंबरिंग बेटा यहाँ से ही शुरू होगी हमेशा जहां से ये चेन से अटैच्ड है, और इसको लिखा जाता है 1 2 इस ग्रुप का नाम क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा बेटा 1 क्लोरो और 2 है तो इथाइल, ये ग्रुप हो गया। ये किसके साथ अटैच्ड है, ये आपकी पेरेंट चेन के साथ अटैच्ड है। तो अगर मैं ऐसा कुछ लिखता हूँ सी सी सी, ओके, एंड यहाँ पे ये ग्रुप लगा दूं मैं सी सी एंड सी एल, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 ये पेरेंट चेन हो गई। इसके साथ ये लोकेंट जुड़ा हुआ है, ये लोकेंट जुड़ा हुआ है, इस लोकेंट का नाम हमारे पास क्या है, 1 क्लोरो इथाइल। तो इसको कैसे लिखेंगे बेटा, इसको लिखेंगे 2 इसका नाम जो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है उसको ना ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिखा जाता है 1
क्लोरो इथाइल, उसके बाद पेंटेन। ठीक है, किसी को डाउट हो तो बता। ये नहीं आया। ये नहीं आया ना? देखो, मान लीजिए आपके पास कॉम्प्लेक्स चेन एग्जिस्ट करते हैं। कॉम्प्लेक्स चेन का मतलब यहाँ पे ये मैंने सी और Cl लगाए थे, ठीक है, ये चीज थी। तो मैंने जब आपको सब्स्टिट्यूएंट्स लिखा है उसके अंदर क्या लिखा है, X लिखाया, NO2 लिखाया, NO लिखाया, R लिखाया और OR लगाया। इसके अलावा अगर कोई और कॉम्बिनेशन बन रहा है इस चेन के अंदर, अगर आप बेटा पेरेंट चेन चूज करो तो ये वाली हो जाएगी आपकी पेरेंट चेन। ठीक है, इसके साथ एक सब्स्टिट्यूएंट या लोकेंट लगा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे अगर ये चीज लगी हुई है, ये सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है, ये इनमें से किसी को भी मैच नहीं कर रहा। अगर ये मैच नहीं कर रहा तो हमें इसकी नेमिंग करनी पड़ेगी। आप क्या करो, इसको यहाँ से तोड़ दो, यहाँ से इसको ब्रेक कर दो। मान लीजिए कि ये ऐसा है, ठीक है, और इसके ऊपर एक H होगा। आप क्या करो, इसका पहले नाम निकालो, उसके अंदर से -1H करोगे। अगर किसी चीज के अंदर से -1H कर रहे होते तो वाई ये प्रीफिक्स सफिक्स आ जाता है मेरे पास। तो पहले मैं इसका नाम लिखूंगा, इसका नाम क्या होगा। अच्छा, इसकी नंबरिंग ना हमेशा जो कार्बन पेरेंट चेन से जुड़ा हुआ है उससे शुरू करेंगे, उससे शुरू करेंगे। इसको देंगे 1, इसको देंगे 2, और बेटा इनको ना डैश लगाया जाता है, 1 डैश 2 डैश। ठीक है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, अगर इसका नाम देखा जाए तो इसके केस के अंदर 2 डैश के ऊपर मैंने क्लोरीन लगा रखा है। ठीक है, 2 डैश के ऊपर अगर क्लोरीन लगा रहा हूँ, वैसे ऑब्वियस है कि मतलब अगर और कहीं पे होता, अगर ये सिंपली ऐसा कंपाउंड होता उस केस के अंदर ये क्या हो जाता, क्लोरो इथेन। ठीक है, लेकिन क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स में है तो इसको 2 नंबर मिल रहा है, तो हमें मेंशन करना पड़ेगा। अगर ये ओपन से ऐसे सिंपल से इतना ही कंपाउंड होता तो हम क्या करते, क्लोरीन वाली साइड को 1 देके इसका नाम लिख देते क्लोरोइथेन। लेकिन अभी इसके साथ नंबरिंग इसकी डिसाइड हो गई है कि ये पेरेंट चेन की साइड से स्टार्ट होगी इसके नंबरिंग। तो अब इसके केस के अंदर इसका नाम क्या हो जाएगा, तो 2 फिर डैश। फर्स्ट वाले का आंसर क्या होगा, किसका, जो आपने पहले डायग्राम बनाया था उसका? फिर 2 डैश क्लोरो इथाइल प्रोपेन नहीं होना, हाँ पेंटेन नहीं होना चाहिए। पेंटेन यही लिखा है। सर 2 डैश नहीं आया फिर वहां पे? 1 2, अच्छा सर मिस्टेक कर दी, 1 डैश लिख दिया ना। हाँ सॉरी, 2 डैश आएगा। हाँ जी, यहाँ पे सर जो हमने जो पेरेंट चेन ली है वो ऐसे डायरेक्ट सीधे सीधे क्यों ली है? नीचे वाले भी तो ऐड कर सकते थे ना। बेटा आप देखो, अगर यहाँ से देखोगे ऊपर वाली पेरेंट चेन के अंदर कितने आएंगे, 6 कार्बन एटम आएंगे। अगर आप इनको सेलेक्ट करोगे इस पेरेंट चेन में तो कितने आएंगे, हम 7। 4। हाँ ओके। यहाँ से पेरेंट चेन 3 2 5 और 2 7, इसको भी ले सकते हैं ना, तो इधर 6 आएंगे। तो इस ब्लॉकेंट को, हाँ भी यही होता है वैसे सवाल बनाने में। इसकी पोजीशन चेंज कर देंगे। अगर इसको मैं यहाँ पे लगाऊंगा 1 2 3 4 5 6 और एक इसके पीछे लगा दूं तो इसको 3 नंबर पे मिलेगा। इसके अंदर कार्बन बढ़ा देता हूं, इसके अंदर कार्बन बढ़ा देंगे तो चल जाएगा ये सी सी सी। ओके ठीक है, हाँ ये चीजें हो जाती हैं, ध्यान दे लिया करो क्योंकि मैं तुम्हारे सामने ही बना रहा हूँ कोई भी चीज। ओके, अब ठीक है, यस अब सर। सॉर्टेड, अब यही बनेगी। ठीक है, 2 डैश आएगा, 2 क्लोरो इथाइल हो गया इसके अंदर, 2 क्लोरो इथाइल। इसका नाम हमने लिख लिया, इसका नाम लिखा, उसके बाद नंबरिंग करी। नंबरिंग में कितने नंबर पे आ रहे हैं, 1 2, 2 नंबर पे आ रहे हैं। ठीक है, पीछे कितने हैं, 3 4 5 6 7 8। तो ये क्या बन जाएगा, आप ब्रैकेट में लिखोगे 2 और फिर 2 डैश क्लोरो इथाइल, क्लोरो इथाइल और फिर डब्बा बंद ऑक्टेन। ठीक है, ये नाम हो जाएगा। कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स अगर आपके पास आते हैं तो आप ऐसे उनका नाम लिख लो। फिर अभी भी ठीक, तो इससे हमें दूसरी चेन बनाई जा सकती है। अब कहाँ बन रही है, यस सर। सर 9 बन रहे हैं ना? 9 कार्बन है। अच्छा 9 कार्बन बनेंगे। सर फिर इसके लेफ्ट साइड ही लगाने चाहिए, लेफ्ट साइड अगर एक कार्बन और ऐड कर दूं, ठीक है, 2 कार्बन। 2 कार्बन लेफ्ट साइड लगा दूं तो फिर किस पे, फोर्थ पे आएगा, और इसके उस तरफ 2 कार्बन और लगा दो। क्या करें, 2 कार्बन इस तरफ, हाँ तो ये क्या बन गया, अब ये 4 पे आ जाएगा। तो यहाँ पे एक तो इसका नंबर चेंज कर दो, इस नाम में 4 लिख दो, 4 डैश और कितने हो गए, 2 और ऐड कर दिए तो डीकेन, डीकेन नाम हो जाएगा। नंबर इनके चेंज कर दो,
अब तो कोई कॉम्प्लिकेटेड, इसीलिए नोमेनक्लेचर मेरे को पसंद नहीं है, इसके सवाल बनाने बड़े भारी है। चलो ठीक है, बाकी समझ आ गया ना तुमको क्या करना है? यस सर। हाँ ठीक है, सब्सटेंट कॉम्प्लेक्स अगर सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है तो ऐसे करके आप नाम लिख लेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा जाता है 8 9 10। ओके, आफ्टर दिस, इसके बाद अल्कीन एंड पॉलीइन, अगर आपके पास अल्कीन या पॉलीइन आ रहे हैं तो बेटा एक प्रायोरिटी ऑर्डर लिखना नंबरिंग के लिए, प्रायोरिटी ऑर्डर फॉर नंबरिंग। क्योंकि अभी ज्यादा चीजें थी नहीं, अभी ना कई चीजें मिक्स करेंगे। तो बेटा अगर आपके पास फंक्शनल ग्रुप कोई होता है तो आप उसको लीस्ट नंबर दिलाना चाहेंगे। उसके बाद अगर आपके पास डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड है तो आप इनको नंबर दिलाना चाहेंगे कम, और उसके बाद सब्स्टिट्यूएंट्स को कम नंबर दिलाया जाता है, सब्स्टिट्यूएंट्स। ठीक है, इफ बोथ आर प्रेजेंट, बोथ डबल और ट्रिपल आर प्रेजेंट, तो इसके अंदर इफ बोथ डबल एंड ट्रिपल आर प्रेजेंट, ट्रिपल आर प्रेजेंट, तो देन ट्रिपल बॉन्ड इज प्रीफर्ड फॉर लोअर नंबर, फॉर लोअर नंबर। जब आप चेन बनाओगे ना तो आपकी चेन के अंदर अगर ऐसा कुछ आ रहा है, एक बड़ी सी चेन, ये चेन हो गई, यहाँ पे यहाँ डबल बॉन्ड आ गया, और यहाँ पे आप COOH ग्रुप लगा दिए मान लीजिए। तब यहाँ पे अगर आपके पास फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है तो आप लेफ्ट हैंड साइड से नंबरिंग शुरू करोगे 1 2 3 4 5। ठीक है, आप यहाँ से नंबरिंग शुरू करोगे और आप फंक्शनल ग्रुप को लोअर नंबर जाओ, लोअर नंबर। अगर यहाँ पे ये ग्रुप ना होता, यहाँ पे किसी के अंदर अगर मैं साइड में एक और बनाऊं कि ग्रुप नहीं है, सिर्फ आपका डबल और ट्रिपल बॉन्ड एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो मान लीजिए यहाँ पे डबल बॉन्ड है और इन दोनों कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है। ठीक है, इस केस के अंदर आप किसको नंबरिंग देंगे, यहाँ से नंबरिंग शुरू करो 1 2 3 4 5 6, इधर से करोगे तो आपके ट्रिपल बॉन्ड को कितना मिलेगा, 4 मिलेगा। और अगर आप 1 2 3 लेफ्ट हैंड साइड की जगह राइट हैंड साइड से करोगे तो आपके ट्रिपल बॉन्ड को 1 2 3 नंबर मिल जाएगा। इस वाले केस में अगर 3 नंबर मिलेगा तो हम ट्रिपल बॉन्ड को प्रेफर करेंगे कि कम नंबर मिल जाए। तो इसका नाम कैसे रखेंगे, 1 2 3 4 5 6, ओके 1 2 3 4 5 एंड 6। तो बेटा इसके अंदर 6 है तो हेक्स हो गया। उसके बाद नंबर जब हम कम दे रहे हैं तो 3। अच्छा, उसके बाद अब जैसे देखो नंबर यहाँ पे हमने किसको कम दिया, ट्रिपल बॉन्ड को, तो ट्रिपल बॉन्ड के लिए क्या आएगा, 3 आइन आएगा, और डबल बॉन्ड के लिए आएगा बेटा 5 इन। तो इसके अंदर पहले क्या आएगा, 5 इन आएगा, फिर 3 आइन आएगा, क्योंकि अल्फाबेटिकल ऑर्डर से लिखना है मेरे को। आइन के अंदर वाई आता है तो इसका नाम X5 इन 3 आइन हो जाएगा। ठीक है, और सर ई को ड्रॉप कर देंगे। ई को ड्रॉप करना है इन के अंदर, अच्छा हाँ, इन के यस अंदर सर। ये ड्रॉप हो जाता है। ठीक है, अरे काफी रूल्स होते हैं, मतलब मुझे भी नहीं याद रहता। आप एक चीज, हाँ, अगर आपके पास पॉलीइन या आइन होते हैं, इसको बोलते हैं अल्कीन आइन, इसका जो जनरल नेम है दैट इज ए अल्कीन आइन। ओके, ये हो गया। अल्कीन्स अगर आपके पास आते हैं, ठीक है, अल्कीन एंड पॉली अल्कीन, अल्कीन एंड पॉली अल्कीन। पॉली अल्कीन के अंदर क्या होगा बेटा, मोर देन 1 डबल बॉन्ड। ऐसा अगर होता है तो आप क्या करेंगे, डाई ट्राई इन प्रीफिक्स का यूज करेंगे आप इन के साथ। तो अगर इसका एग्जांपल देखें कि ऐसे आ रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे यहाँ डबल बॉन्ड लगा लो और यहाँ डबल बॉन्ड लगा लो, तो आप नंबरिंग कहाँ से करोगे, लेफ्ट हैंड साइड से करोगे 1 2 3 4 5 6 एंड 7। यहाँ से क्या मिला, 1,3 मिला मुझे सेट। और अगर मैं इस साइड से करूंगा 1 2 3 4, तो पहले ही एक ही सेट मेरे को कम मिलेगा, तो इसकी नंबरिंग इसी साइड से आएगी। क्या बन जाएगी बेटा, 7 है तो हेप्ट 1,3 डाई इन, ये इसका नाम हो जाएगा। तो अगर पॉली अल्कीन आ रही है तो आप ई आएगा, क्या, डाई इन में लास्ट में ई आएगा या नहीं आएगा?
डाइईल के अंदर ई आएगा, इसमें Yes, sir. आएगा। जब आप बीच में लिख रहे हो ना इन और आइन के बीच में, तब यहाँ पे ड्रॉप कर देना, यहाँ पे ड्रॉप होता है, ठीक है। Yes, जब sir. लास्ट में कर रहे हो तो वहां पे ई के साथ एंड करना है, ठीक है। ये हो गया। सर हैप पहले आएगा इसमें? हाँ हैप तो आएगा, वर्ड रूट तो आएगा, वर्ड रूट। सर लास्ट में आता है ना? अब वर्ड क्या लास्ट में आता है ना? हैप्ट? नहीं नहीं नहीं, वो तब आता है जब आप सब्स्टिट्यूएंट यूज कर रहे हो। अगर आप सब्स्टिट्यूएंट यूज कर रहे हो, जब मैंने फर्स्ट क्लास के अंदर लिखा था सेकेंडरी सफिक्स, सेकेंडरी प्रीफिक्स, ये कब होते हैं? जब आप सब्स्टिट्यूएंट यूज करते हो। उसके बाद क्या आता है? प्राइमरी प्रीफिक्स आता है, जब आप साइक्लिक नेचर के बारे में बताना चाहते हो। फिर क्या आता है? वर्ड रूट आता है। उसके बाद प्राइमरी सफिक्स के अंदर मैंने लिखा था इंडिकेट्स डबल और ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। तो अगर डबल ट्रिपल आपको इंडिकेट कर रहे हैं तो वर्ड रूट के बाद में आते हैं। सेकेंडरी सफिक्स जो होता है आपका, वो आपका फंक्शनल ग्रुप बताता है, ठीक है। ओके सर। ओके चलिए, ये हो गए। उसके बाद अल्कीन आइन भी मेरा हो गया। अब क्या आएंगे? फंक्शनल ग्रुप्स एंड देन, चलिए फंक्शनल ग्रुप्स की बात करते हैं। फंक्शनल ग्रुप की टेबल बनाते हैं। इतना हो गया, ये काफी वैसे तो बेसिक है, नॉमेनक्लेचर का भी अंत नहीं आता नॉमेनक्लेचर का, तो इससे आपके क्वेश्चन हो जाएंगे। एक्चुअली जब नॉमेनक्लेचर का क्वेश्चन आता है वो तो कितना भी कॉम्प्लेक्स बन सकता है, लेकिन हमें जरूरत पड़ती है जब हम ऑर्गेनिक में कहीं भी कोई क्वेश्चन के अंदर यूज कर रहे हैं तो कह देगा कि ये कोई गिवन पर्टिकुलर कंपाउंड है, इसका रिएक्शन हो रहा है, तो फिर वहां पे हमें नॉमेनक्लेचर ज्यादा काम आता है। वहां पे ज्यादा कॉम्प्लेक्स नॉमेनक्लेचर वाले कंपाउंड नहीं दिए जाते हैं, नॉर्मल दिए जाते हैं, ठीक है। ओके, तो फंक्शनल ग्रुप्स का अगर नॉमेनक्लेचर करना है तो एक टेबल बनाते हैं सारे के सारे फंक्शनल ग्रुप्स की। फंक्शनल ग्रुप्स, फंक्शनल ग्रुप्स, फंक्शनल ग्रुप्स। सबसे पहले आता है एसिड प्रीफिक्स सफिक्स 1, उसके बाद सफिक्स 2, ठीक है। एसिड का प्रीफिक्स में अगर एसिड आएगा तो कार्बोक्सी, उसके बाद ओइक एसिड और कार्बोलिक एसिड, ये नाम हो जाता है बेटा सफिक्स 2 में। कब क्या यूज करना है ये मैं बताऊंगा, नोट डाउन कर लो। उसके बाद आपके पास आएगा सी डबल बॉन्ड ओ आर, दिस इज अल्कोक्सी कार्बोनेट एंड O8 कार्बोक्सिलेट। वन टू थ्री। उसके बाद आपको अमाइड चाहिएगा, सी डबल बॉन्ड ओ NH2। अगर ये प्रीफिक्स में आता है तो इसका नाम है कार्बिनोइड अमाइड, और सेकंड में कार्बोक्सी अमाइड, ठीक है। उसके बाद सी डबल बॉन्ड और Cl, इसका नाम आ जाएगा, इसको एक्स कर लो और यहाँ पे सीधे हेलो लिख दो, हेलो फॉर माई और ऑयल हैलाइड कार्बोनिल। सर फोर्थ वाले का स्ट्रक्चर कैसे है? किसका? फोर्थ वाले का फोर्थ वाले का। स्ट्रक्चर, ये एक्स लगा हुआ है इसके साथ। ये ग्रुप क्या है कि आपकी ये चेन लगी हुई है, इसके साथ सी डबल बॉन्ड और Cl, अगर ये ग्रुप आ जाता है ये होता है एसिड क्लोराइड ग्रुप बोलते हैं इसको, एसिड क्लोराइड। यस तो सर। अगर ये आ जाता है तो ये ग्रुप है फोर्थ। चलिए ये हो गया। उसके बाद साइनाइड, इसका नाम आता है बेटा साइनो प्रीफिक्स में, नाइट्राइल सफिक्स 1 में और कार्बो नाइट्राइल, ओके। उसके बाद क्या आता है? आइसो,
सर एरो का क्या मतलब है? बेटा एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है, ये जो फंक्शनल ग्रुप है इसका स्ट्रक्चर एक्चुअली ऐसा है। इसके अंदर ना कोऑर्डिनेट बॉन्ड जब भी होगा उसका मतलब यह है कि इस वाले कार्बन के ऊपर ना आपको जिस तरफ कोऑर्डिनेशन हो रहा है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज शो करो, इसके ऊपर पॉजिटिव, फिर चाहे इस एरो को रिमूव कर दो। इसके अंदर ना चार्जेस आते हैं, ठीक है। इसके अंदर जो है आप देखोगे चार्जेस क्यों आते हैं, यहाँ पे इस कार्बन के पास ना एक लोन पेयर होता है, ठीक है। तो अब इसके तीन तो बॉन्ड बन गए, तीन तो इसके बॉन्ड्स बने, ठीक है। इसके पास इसके अराउंड कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? 5 इलेक्ट्रॉन्स हो गए बेटा, 5 इलेक्ट्रॉन्स अराउंड दिस कार्बन, अराउंड दिस कार्बन। इसके ऊपर ओरिजिनली 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसके अराउंड अगर 4 ही रहेंगे तो इसके ऊपर चार्ज नहीं आएगा, अगर 4 से ऊपर जाते हैं तो नेगेटिव और 4 से कम जाते हैं तो पॉजिटिव। और जो नाइट्रोजन है इसके अराउंड बेटा 5 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, इसके पास यहाँ पे 4 और इस तरफ 1, तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा? एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड का ये मतलब होता है एक्चुअली ये बॉन्ड कैसे बनता है कि नाइट्रोजन के पास ना एक लोन पेयर रहा होगा, इनके ये दो बॉन्ड्स बन चुके होंगे, यहाँ पे ये है, तो यहाँ पे इसने ये बॉन्डिंग कर रखी है। नाइट्रोजन कहता है कि तुम्हारे पास एक ऑर्बिटल खाली है, कार्बन ने एक बॉन्ड ये बना रखा है 1 सिग्मा 1 पाई, एक ऑर्बिटल के अंदर एक लोन पेयर रख रखा है, इसके पास एक ऑर्बिटल खाली है, ये अपना लोन पेयर यहाँ पे इस ऑर्बिटल के अंदर शेयर करके बॉन्ड बना देता है। ऐसे जब बॉन्डिंग होती है इसको बोलते हैं बेटा कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है सर। और कोऑर्डिनेट बॉन्ड को अगर आपको सिंपली कोवेलेंट बॉन्ड शो करना हो तो आप नेगेटिव और पॉजिटिव साइन दिखा दो, ठीक है। और एरो जिस तरफ एंड हो रहा है उस तरफ नेगेटिव चार्ज आता है क्योंकि उसने एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन लिया होगा, ठीक है। यस सर। ओके चलो ये हो गया। उसके बाद सी डबल बॉन्ड ओ एच 4 माइल अल कार्बोएल्डिहाइड। इसके बाद कीटोन सी डबल बॉन्ड ओ, इसको लिखते हैं ऑक्सो और कीटोन। अगर प्रीफिक्स में आएगा पीछे आता है ऑन, कोई सेकंड सफिक्स नहीं है इसका, और फिर आ जाएगा अल्कोहल। इसको स्टार्टिंग में अगर आएगा तो हाइड्रोक्सी लिखेंगे, सेकंड प्रीफिक्स में ऑल, और ये एसएच अमाइन। NH2 NH2 अगर बेटा प्रीफिक्स में आप लिखोगे तो अमाइनो और अमाइन, 9 सेकंड में। ओके ठीक है, ये पूरी टेबल हो गई, ठीक है। इसके अंदर से क्या क्या चीजें कब कब यूज करनी है ये मैं बताऊंगा, आप लोगों ने नोट कर लो तो बता देना, फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्रॉस लगा है मतलब इसका सफिक्स 2 नहीं है। हाँ इसके अंदर सफिक्स 2 का केस अराइज नहीं होता। रामायण क्या होता है? हमारे बेटा NH2, ठीक है, ग्रुप है, ये ग्रुप है, यहाँ पे कार्बन के ऊपर ऐसे लगा हुआ मिल सकता है आपको NH2, बीच में भी लगा हो सकता है, या फिर आप इसको अमोनिया डेरिवेटिव समझ सकते हो। अमोनिया के अंदर से आप एक H रिमूव कर दो, ऐड अल्काइल ग्रुप। अगर आप इस अमोनिया के अंदर से एक H निकाल रहे हो और इसके ऊपर एक अल्काइल ग्रुप लगा रहे हो तो ये अमाइन बन गया, ठीक है। ओके सर। ओके ये हो गए, ये और लिस्ट लिखो, ये है बेटा चेन टर्मिनेटिंग
और ये वाले नॉन चेन टर्मिनेटिंग। ठीक है, अब जो है इसके अंदर एक और रूल है, अगर आपका फंक्शनल ग्रुप आ रहा है, नंबरिंग इज स्टार्टेड फ्रॉम द चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप। अगर आपका कहीं पे चेन टर्मिनेटिंग टाइप का फंक्शनल ग्रुप, चेन टर्मिनेटिंग बेटा ये मतलब है इन ग्रुप्स को, अगर आप कहीं पे ना एसिड लगाने जा रहे हो सी डबल बॉन्ड ओ एच, तो चेन के लास्ट में लगा मिलेगा आपको, ठीक है। या फिर अगर आप कहो कि मैं तो सर यहाँ लगा दूंगा सी ओ एच, ठीक है, तो भी वो ऐसे करके चेन बन जाएगी। इसके अलावा अगर मान लीजिए आपका कहीं पे अल्कोहल लगा हुआ है सी 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 सी, तो वो चेन एंड नहीं कर रहा होगा, वो बीच में भी कहीं लगा हो सकता है, ठीक है। ऐसे टाइप के अगर ग्रुप होते हैं यहीं पे, अगर सी डबल बॉन्ड सी, क्योंकि इनके अंदर कार्बन प्रेजेंट है ना, इस वजह से ये लोग चेन टर्मिनेट कराए थे। चेन हमेशा इनके पास टर्मिनेट होगी क्योंकि इनके पास हम नंबर 1 देने वाले हैं इनको, ठीक है। हम नंबरिंग हमेशा इस तरीके से स्टार्ट करते हैं कि हमारे चेन टर्मिनेटिंग को 1 नंबर मिल जाए, ठीक है बेटा। चेन टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग में ये फर्क है। चलो ये हो गया कि नंबरिंग इज स्टार्टेड फ्रॉम चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप। एक प्रायोरिटी ऑर्डर पहले लिख दिया था कि अगर कहीं पे फंक्शनल ग्रुप है तो उसको प्रेफरेंस दी जाती है डबल और ट्रिपल बॉन्ड से, और उसके बाद सब्स्टिट्यूएंट। हाँ, ये है लोअर नंबर टू बी गिवन, लोअर नंबर इन दिस प्रायोरिटी, इन दिस प्रायोरिटी। अब आता है कि प्रीफिक्स 1 क्या है। प्रीफिक्स 1 या प्रीफिक्स आर यूज्ड व्हेन द ग्रुप इज प्रेजेंट इन कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। अगर आपका कोई ग्रुप किसी कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट के अंदर प्रेजेंट है तो आप प्रीफिक्स के अंदर जब आप ऐसे करके नाम लिखोगे और उसके बाद वर्ड रूट आएगा, तो प्रीफिक्स के अंदर अगर आपको किसी फंक्शनल ग्रुप का नाम यूज करना है तो आप प्रीफिक्स वाली टेबल के अंदर से यूज करोगे, ठीक है। उसके बाद अगर सफिक्स 1 आता है, ठीक है, सफिक्स 1 है व्हेन द फंक्शनल ग्रुप gets a number, when the carbon of functional group gets a number, ठीक है। और सफिक्स 2 यूज करेंगे when number is सफिक्स सुन कब आएगा? सफिक्स 1 आएगा। अभी देखो बेटा एग्जांपल से समझाऊंगा। when number is not given, ठीक है, ये एग्जांपल से। अब एक एग्जांपल देखो, अगर मान लीजिए आपके पास CCH3 और ये है, इसके अंदर आप 1 कहाँ देंगे, आप यहाँ 1 2 और 3 ये नाम देंगे, ठीक है। ये क्या बन जाएगा 2 के ऊपर 2 मिथाइल, 2 मिथाइल। उसके बाद प्रोप है, प्रोप, उसके बाद प्रोपेन, ठीक है। और आप जो सफिक्स यूज करोगे ओइक एसिड, ठीक है। इसके अंदर क्या आपने नंबर इसको दिया है, इसके कार्बन को नंबर मिला है, ठीक है, तो इसका सफिक्स 1 यूज होगा। सफिक्स 1 क्या होता है बेटा इसका, अगर आप एसिड का सफिक्स 1 देखोगे तो ओइक एसिड इसका सफिक्स है। अच्छा, इसको नंबर ना मिलने की कंडीशन क्या होती है कि अगर मैं नंबर ना दे, तो नंबर ना देने के लिए 1 2 3 4 कार्बोक्सिलिक एसिड, ओके, नंबर ना मिलने की कंडीशन ये होगी कि 1 2 3 4। अब बेटा अगर यहाँ पे इस कार्बन को लगा दो, इस ग्रुप को अगर यहाँ लगा रहे हो तो पेरेंट चेन अब की बार रिंग प्रीफर की जाएगी क्योंकि इसके अंदर मोर नंबर ऑफ कार्बन है, ठीक है। अगर ओपन चेन होती है वहां तो आप इररिस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग आप फंक्शनल ग्रुप को पेरेंट चेन के अंदर कंसिडर कर रहे होते हैं। लेकिन अगर आपके पास ये वाला सीन आ गया कि आपके पास एक रिंग है और ओपन चेन स्ट्रक्चर है, बाहर सिर्फ एसिड का, इसके अंदर क्या होगा 1 2 3 4 5 6, ये आपकी बेटा प्रिंसिपल चेन हो गई। इस प्रिंसिपल चेन के अंदर जब आपने नंबरिंग की तो जो आपका फंक्शनल ग्रुप है उसके कार्बन को कोई नंबर नहीं मिला। अगर इसको नंबर नहीं मिलता पेरेंट चेन के अंदर तो हम इसका सफिक्स नंबर 2 यूज करेंगे, तो ये क्या बन जाएगा साइक्लो हेक्स
और 4 पे लगा है, 4 पे 1 2 3। अच्छा, नंबरिंग ना यहाँ से शुरू करो ताकि इसको कम नंबर मिल जाए। 1 दे देंगे इसको, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो ये क्या बन जाएगा, हेक्स 1 इन कार्बोक्सिलिक एसिड, ऐसे सफिक्स 2 यूज किया जाता है। ठीक है, सर वैसे मोस्ट ऑफ, हाँ जी, सर इन क्यों लगाया? 1 सॉरी 1 के पहले आएगा इन, तो ये यूज होता है। आप याद करो कि हेक्स इन और 1। ठीक है, यहाँ पे भी मैंने एन यूज किया है, यहाँ पे एन यूज किया है। ये मेरा क्या है बेटा, दिस इज माय प्राइमरी प्रीफिक्स। प्राइमरी प्रीफिक्स तो आएगा जो कि हमें नेचर ऑफ बॉन्ड्स के बारे में बताएगा। प्राइमरी प्रीफिक्स हमको यूज करना ही है। ठीक है, तो अगर ऐसा होता है तो सर हमने यहाँ पे डबल बॉन्ड थोड़ी शो किया, आपने इन लिखा, एन नहीं है यहाँ पे। सॉरी, हाँ एन, एन आएगा, ओके, हाँ एग्जैक्ट। ठीक है, ये आएगा। और ई कब ड्रॉप करना होता है ये मैं बता देता हूँ। ई कब कब ड्रॉप करना होता है, ई आता है एन के साथ, ई ऐसे ड्रॉप करना होता है, एन इन या आइन किसी के भी साथ। अगर आपको ये नंबर से स्टार्ट होने वाला, आगे आप कोई चीज यूज कर रहे हो, ए ई, ये वर्ड से आई इन ओ लेटर्स, यू वाई। ए ई आई ओ यू, ओके। आई का नहीं पता मेरे को, आई नहीं लिख रखा है मैंने, सिर्फ यू लिख रखा है। तो उस केस के अंदर ओमिट द ई। अगर ऐसा होता है तो ओमिट द ई। आई का मुझे मैंने लिख नहीं रखा है तो मैं हाँ श्योर नहीं सर हूँ। आई नहीं। हाँ, अगर नहीं है मुझे नहीं पता है, मैंने लिख नहीं रखा है तो नहीं होगा। ठीक है, ऐसा होएगा। ये सारे के सारे, अब आप जो है किसी भी फंक्शनल ग्रुप के फर्स्ट सेकंड प्रीफिक्स कोई भी यूज करके ऐसे नाम लिख सकते हो। तो बेसिक्स का तो आपका आइडिया, रूल्स सारे यही थे, रूल्स यही थे, कहाँ कैसी नंबरिंग करनी है, यही सब चीजें हैं। उसके बाद आपके पास कोई भी ग्रुप आएगा, ग्रुप पहचानो, प्रिंसिपल चेन सेलेक्ट करो, नंबरिंग करो, ग्रुप जहां जैसे आ रहे हैं उनके हिसाब से उनका नेम दे दीजिए। ठीक है, तो नॉमेनक्लेचर यहीं तक रख रहे हैं, बहुत ज्यादा डिटेल्ड नहीं कर रहे। आपको ग्रुप्स जो है, देखो इंपॉर्टेंट ग्रुप्स याद रखना, ये सारे के सारे मैंने इंपॉर्टेंट ग्रुप्स ही लिखवाए हैं। ये ऑर्गेनिक में काफी ज्यादा यूज होंगे, इसके अलावा भी काफी ग्रुप्स होते हैं लेकिन वो मैंने नहीं लिखे हैं। लेकिन ये सारे के सारे ग्रुप्स आपके रिएक्शन केमिस्ट्री के अंदर यूज होंगे, तो ये आप लोग याद रखें। ठीक है, चलो नोट हो गया सब कुछ। अब इसके बाद अब थोड़ी काम की चीजों से शुरू होगी। नॉमेनक्लेचर, आप लोग क्वेश्चंस वगैरह आपको खूब जगह मिल जाएंगे, आपकी बुक में भी होंगे, शायद एनसीईआरटी में भी। अटेम्प्ट कर लेना, जो क्वेश्चन ना हो मुझसे पूछ लेना, फिर मैं बता दूंगा। इन्हीं रूल्स के अंदर से लगभग सारा नॉमेनक्लेचर आपका हो जाएगा। और क्वेश्चंस तो फिर कितने बवाल बन सकते हैं। इसके अंदर क्या होता है, बाईसाइक्लो वगैरह ऐसी चीजें भी होती है साइक्लिक नेचर में, तो कुछ भी हो सकता है। नॉर्मल नॉर्मल हमारा जितना हमको जरूरत पड़ने वाली है उतना नॉमेनक्लेचर हमने खत्म कर दिया। ठीक है, चलिए अब करते हैं कुछ अलग बातें। स्टेबिलिटी की बात करनी होती है बेटा। अब इसके बाद जो है हमारे पास इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट्स पढ़ने हैं। तो उससे पहले एक चीज की बात करते हैं कि कहीं पे अगर आपके पास कोई एटम प्रेजेंट है, ठीक है, कोई भी एटम है, उसकी स्टेबिलिटी किस चीज से डिसाइड होगी। तो स्टेबिलिटी के लिए आप एक चीज लिखिए कि अगर आपके पास स्टेबिलिटी, आप लिखिए, दो चीजों से आप स्टेबिलिटी बेटा डिटरमाइन कर सकते हो। एक चीज होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, दूसरी चीज होती है बेटा साइज ऑफ एटम। ठीक है, इनको यूज कैसे करना है अभी ये देखेंगे। देखो अगर आप व्हेन कंपेयरिंग, अच्छा स्टेबिलिटी का कोई एक्चुअल स्टेबिलिटी की कोई वैल्यू नहीं होती कि ये इतना स्टेबल है, 5 यूनिट स्टेबल है, ऐसा कुछ नहीं। हम लोग स्टेबिलिटी हमेशा कंपेयर कर रहे होते हैं बेटा। आप मान लो 4 एलिमेंट्स या 4 एटम्स ले लोगे, उनके ऊपर आपने चार्ज दिखा रखा है, तो आप पूछोगे कौन सा वाला सबसे ज्यादा स्टेबल है। तो आप जिनको कंसिडर कर रहे हो, सर अरे आप तुमने चैट्स में क्या क्या लिखा था, मैंने पढ़ा ही नहीं। ओके ठीक है, चलो व्हेन कंपेयरिंग अलोंग द पीरियड, अगर बेटा आप जिन एटम्स को कंपेयर कर रहे हो,
वो अलोंग द पीरियड है, तो आप उनको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से कंपेयर करोगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से, अभी देखेंगे कैसे करना है। एंड व्हेन कंपेयरिंग अलोंग द ग्रुप, व्हेन कंपेयरिंग अलोंग द ग्रुप, उस केस के अंदर बेटा साइज ऑफ एटम से कंपेयर करोगे, ठीक है, साइज ऑफ एटम। अब आइए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से कैसे कंपेयर करना है, कंपेयरिंग बाय इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इसके अंदर लिख लीजिए कि नेगेटिव चार्ज इज मोर स्टेबल, इज मोर स्टेबल। नेगेटिव चार्ज किस पे स्टेबल होना चाहिए आपके हिसाब से, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के पास कि कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के पास? सर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, बिल्कुल। जो कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसकी डेफिनेशन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की होती है टेंडेंसी टू कीप इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो अगर ऐसा होगा, और इसका जस्ट अपोजिट एंड वाइस वर्सा, मैं वाइस वर्सा लिख रहा हूँ। इसका क्या मतलब है, अगर पॉजिटिव चार्ज किसी एलिमेंट के ऊपर आ रहा है तो, और आप लोग कंपेयर करते आ रहे हो, तो जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। एक क्वेश्चन देखिए, कंपेयर द स्टेबिलिटी of the following ions। आपके पास CH3 नेगेटिव, OH नेगेटिव, F नेगेटिव एंड NH2 नेगेटिव, ठीक है। ये चीज है, ऑप्शंस में लिख रहा हूँ, आप लोग अपने हिसाब से दिमाग लगा लो कि कौन सा सबसे स्टेबल स्पीसीज मिलेगा आपको। सर फ्लोरीन। फ्लोरीन सबसे स्टेबल मिलेगा, ठीक है। पूरा ऑर्डर अगर देखेंगे तो चलो मैं इसका आंसर लिख देता हूँ, क्या ऑप्शन बनाऊंगा, टाइम जाएगा। इसका आंसर आएगा बेटा फ्लोरीन जो है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। अगर हम एक पीरियड के अंदर चेक कर रहे हैं तो ये क्या है, इस तरीके से एलिमेंट है CNOF, ये एक पीरियड में लाई करते हैं बेटा सारे के सारे। अगर यहाँ पे मुझे देखना है तो मैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखूंगा, यहाँ पे मेरे पास क्या है, नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज मोर स्टेबल ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, मोर स्टेबल ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। तो यहाँ पे फ्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। उसके बाद किस पे होगा, ऑक्सीजन पे होगा सर, उसके बाद नाइट्रोजन पे, एंड देन CH3 नेगेटिव। ओके ठीक है, ये हो गया। उसके बाद अगर आप अलोंग द ग्रुप देखो, कंपेयरिंग अलोंग द ग्रुप, ये हो गया कंपेयरिंग बाय EN, कंपेयरिंग बाय साइज, कंपेयरिंग बाय साइज। चार्ज इज मोर स्टेबल ऑन लार्जर एटम, ठीक है, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, इधर नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों के अंदर, पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव। अगर आपके पास, आप सारे के सारे नेगेटिव्स को कंपेयर कर रहे हो, बेसिकली आपको क्वेश्चन के अंदर ऐसा नहीं होता कि पॉजिटिव और नेगेटिव का कॉम्बिनेशन दे देगा उसके अंदर से पूछेगा। आपको क्वेश्चन कैसा मिलेगा, ऐसा मिलेगा कि अगर मैं इनका ऑर्डर लिखना चाहता हूँ Cl माइनस, Br माइनस और फ्लोरीन, तो बेटा ये लोग एक ही ग्रुप के अलोंग लाई करते, कैसे, FCl, Br और I। इनके अंदर से आपको ये पता होगा डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीजेस, बढ़ता है। बिल्कुल, डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीजेस। तो अब मेरे को नेगेटिव चार्ज देखना है या पॉजिटिव चार्ज देखना है। इसका रीजन इसलिए, इसकी स्टेबिलिटी का अगर आप पूछोगे सर ऐसा क्यों है, बड़े एटम के ऊपर साइज, बड़े साइज के एटम के ऊपर चार्ज ज्यादा स्टेबल क्यों होता है बेटा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है या चार्ज डेंसिटी। नेगेटिव चार्ज के केस के अंदर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, अगर पॉजिटिव है तो उसके अंदर हम चार्ज डेंसिटी बोल देंगे। तो चार्ज डेंसिटी अगर किसी एटम के ऊपर ज्यादा होती है तो वो अनस्टेबल होता है। तो अगर कोई बड़ा एटम होगा, एक यूनिट चार्ज, एक यूनिट चार्ज, एक तो एक यूनिट चार्ज इस बड़े एटम के सारे के पेरिफेरी पे यहाँ पे ऐसे स्प्रेड हुआ पड़ा, एक यूनिट है, ठीक है, एक यूनिट चार्ज है जो इतने एरिया में स्प्रेड हुआ है, एक इस एटम के पास एक यूनिट स्प्रेड हुआ पड़ा हो, तो चार्ज डेंसिटी क्या होती है, चार्ज डेंसिटी इज चार्ज डेंसिटी इक्वल चार्ज अपॉन सरफेस एरिया, जितने सरफेस एरिया के ऊपर वो चार्ज आपका स्प्रेड है। तो आपको पता है अगर बड़ा एटम होगा तो उसकी चार्ज डेंसिटी कम मिलेगी, एंड स्टेबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बेटा चार्ज डेंसिटी। जितनी ज्यादा चार्ज डेंसिटी होगी उतनी स्टेबिलिटी कम होगी, ठीक है, ऐसा होता है। इसलिए आपको बड़े एटम्स के ऊपर
चार्जेस ज्यादा स्टेबल मिलते हैं। तो यहाँ पे क्या ऑर्डर आ जाएगा स्टेबिलिटी का? सबसे पहले कौन होगा सबसे ज्यादा स्टेबल? आयोडीन। आयोडीन। आई माइनस इज मोस्ट स्टेबल बेटा, उसके बाद बी आर माइनस, उसके बाद सी एल माइनस एंड देन कम्स एफ माइनस। ठीक है, ये चीज होगी। उसके आयोडीन बाद कैसे आयोडीन, आयोडीन कैसे होगा? आयोडीन सबसे बड़ा है ना बेटा, डाउन द ग्रुप जाने पे साइज इंक्रीज होता है, ये सबसे बड़ा है इस ग्रुप के अंदर और ये सबसे चार्ज छोटा है। डेंसिटी थोड़ी होगी। चार्ज डेंसिटी कम होगी, अगर चार्ज डेंसिटी कम है, चार्ज डेंसिटी लेस है तो उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। ये स्टेबिलिटी ऑर्डर है। अच्छा तुम इसको चार्ज डेंसिटी का समझ रहे हो, स्टेबिलिटी ऑर्डर है, स्टेबिलिटी कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है, ऊपर भी लिख लो अगर कंफ्यूजन रह जाए। स्टेबिलिटी, ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर है बेटा। ठीक है, चलिए इसके बाद ये हो गया। एक और चीज है, अच्छा एसपी वगैरह के बारे में एक बार आपको बता चुका हूँ कि अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपको कहीं पे देखनी हो तो एसपी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होती है, sp2 की उससे कम और sp3 की सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, ओके, ये हो गया। चलो एक और चीज है, एंगुलर स्ट्रेन। एंगुलर स्ट्रेन, एंगुलर स्ट्रेन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, ये नोट करके रख लो, बताता हूँ एंगुलर स्ट्रेन क्या होता है। ठीक है, अगर आपके पास एक ये चीज है और एक ये है, और ये है, ठीक है बेटा, इसके अंदर ना सब जगह के ऊपर नेगेटिव चार्ज कार्बन के ऊपर ही है। तो यहाँ पे अगर मेरे को कंपेयर करना है तो मैं यहाँ पे एक चीज देख सकता हूँ, एंगुलर स्ट्रेन। एंगुलर स्ट्रेन कैसे पता चलता है बेटा? आप ना बॉन्ड एंगल निकालो, बॉन्ड एंगल, इसका बॉन्ड एंगल कितना मिलेगा? 180 डिवाइडेड बाय 2, तो ये हो जाएगा 60 डिग्री। यहाँ पे 90 डिग्री का मेरे को बॉन्ड एंगल मिलता है, 360 डिवाइडेड बाय 5 माइनस यहाँ पे मिलता है मेरे को 60 90 और एक इसके अराउंड। पेंटागन का बॉन्ड एंगल किसी को पता है कितना होता है? इनसाइड का पेंटागन का इंटीरियर एंगल, एक्सटीरियर जो होता है दैट इज 540 डिग्री। इंटीरियर, ये एंगल, ये एंगल 708 डिग्री। 108 डिग्री। ठीक है, हाँ तो इसको कैलकुलेट करते हैं एक्चुअली, 360 108 360 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एंगल्स होता है, ये आता है 72 डिग्री। और ये क्या होता है? ये आता है शायद, हाँ ये जो एंगल आएगा ये आता है इस फॉर्मूले से 72 डिग्री और बचा हुआ ये 180 डिग्री हो गया। तो इसके केस में अगर यहाँ पे देखूंगा तो यहाँ पे 360 डिवाइडेड बाय 60, ये एंगल आ जाएगा बेटा 120। ठीक है, ये हो गए मेरे इंटीरियर एंगल्स इन सब के। तो एंगुलर स्ट्रेन जो होता है, एंगुलर स्ट्रेन is inversely proportional to interior bond angle। ठीक है, जहां पे इंटीरियर बॉन्ड एंगल सबसे कम होगा वहां पे एंगुलर स्ट्रेन सबसे ज्यादा होगा, और जहां पे एंगुलर स्ट्रेन ज्यादा होगा वहां पे बेटा आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा मिलेगी। इसके अंदर अगर मेरे को स्टेबिलिटी ऑर्डर लिखना है तो क्या आएगा? अगर मैं इसको ए बोल दूं, इसको मैं बी बोल दूं, इसको सी बोल दूं और इसको डी बोल दूं, तो यहाँ पे स्टेबिलिटी का ऑर्डर आएगा। सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा बताइए? ए विल बी मोस्ट स्टेबल, क्योंकि इसके अंदर बॉन्ड एंगल सबसे कम है, उसकी वजह से सर एंगुलर स्ट्रेन सबसे ज्यादा है। अगर एंगुलर स्ट्रेन सर सबसे ज्यादा है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी सबसे ज्यादा है। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सर ज्यादा होगी तो हमको स्टेबिलिटी नेगेटिव चार्ज की ज्यादा मिलेगी। ठीक है, तो ए देन बेटा बी देन सी और फिर डी, ये आ गया मेरा स्टेबिलिटी ऑर्डर। तो आप ऐसे भी चेक कर सकते हो, यहीं पे अगर आप मैं पॉजिटिव के लिए लिखूं, पॉजिटिव के लिए ये उल्टा हो जाएगा, दिस इज मोर स्टेबल देन दिस, फिर उसके बाद ये इससे ज्यादा स्टेबल पॉजिटिव चार्ज पेंटागन है, पेंटागन। उसके बाद यहाँ पे स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा। ठीक है, तो ये तो कुछ चीजें हो गई स्टेबिलिटी देखने के जो तरीके हैं। उसके बाद बेटा नेक्स्ट चीज आएगी इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट्स।
इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट्स। इसका सिर्फ आज इंट्रो दे देता हूँ, कल से फिर डिटेल में पढ़ेंगे। इसके अंदर वन इज इंडक्टिव इफेक्ट, टू इज हाइपर कंजुगेशन। 4 तरीके के एक्चुअली इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट्स होते हैं, पूरी डिटेल में इस पे चर्चा करेंगे। उसके बाद मेसोमेरिक इफेक्ट, और फोर्थ होता है बेटा इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। आपने ऊपर के 3 का नाम सुना होगा कभी। दीज आर बेटा परमानेंट इफेक्ट्स। और ये एक टेम्परेरी इफेक्ट होता है, टेम्परेरी इफेक्ट। हमारे सिलेबस में परमानेंट इफेक्ट्स अवर सिलेबस, तो हम ये तीनों इफेक्ट्स डिटेल में पढ़ेंगे कल से, ठीक है। जीओसी के अंदर यही मेन चीजें हैं, 3 चीजें।